नमस्कार और आपका स्वागत है फाइन लर्निंग के ऊपर। यहाँ हम बीपीएससी से जुड़े हुए पुराने प्रश्न पत्र कर रहे हैं। हमने हमने अपने पिछले प्रश्न पत्र में 2015 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक पूरा किया था। आज हम वहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं, यानी क्वेश्चन 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक करेंगे। हम आने वाले समय में आपके लिए प्रैक्टिस पेपर भी लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी सलाह लिख के ज़रूर बताएं। आइए हम आज का क्लास यानी आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था। बीपीएससी के वो सारे क्वेश्चन थे, बीपीएससी 2015 के वो क्वेश्चंस वहाँ पे आपके सामने मौजूद किए गए थे। आज हम वही 2015 के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। Who among the following was not associated with excavation of हड़प्पा and मोहनजोदारो? मोहनजोदारो और हड़प्पा के एक्सकवेशन से संबंधित कौन नहीं है? इसको हिंदी में देख लीजिए आप एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा करंट अफेयर्स मैटर नहीं करता है। तो अगर आपको ये जवाब पता है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगर आपने हिस्ट्री वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, जो कि स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ना होता है, हड़प्पा मोहनजोदारो, तो ये आंसर आपको पक्की बात है, मतलब आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एन. वत्स और वी.ए. स्मिथ। ऑप्शंस भी आप एक बार फिर से इंग्लिश में कर देता हूँ, ऑप्शंस एक बार फिर से देख लीजिए और जो जवाब है वो होंगे वी.ए. स्मिथ साहब। यानी वी.ए. स्मिथ जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदारो के खुदाई में पार्टिसिपेंट बिल्कुल नहीं थे। बाकी लोग किसी न किसी जगह से मतलब किसी न किसी जगह से वो जुड़ाव है उनका, किसी न किसी जगह की खुदाई में उन्होंने या तो हेल्प किया है या वो पार्टिसिपेंट रहे हैं, तो इसीलिए वी.ए. स्मिथ बाहर हो जाते हैं। और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा हार्ड साइड की ओर चला जाता है क्योंकि बहुत सी जगहों पे खुदाई हुआ है और बहुत से जगहों पे अलग अलग व्यक्तियों ने खुदाई किया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल में चला जाएगा, इसकी डिफिकल्टी थोड़ी अधिक होगी। पर फिर भी अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से अपने चैप्टर्स को तो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट करके बना पाएंगे कि अरे आर.डी. बनर्जी साहब का तो नाम सुना है, दीक्षित साहब का नाम सुना है, एम.एस. वत्स का नाम मोहनजोदारो से सुना है, तो हो सकता है वी.ए. स्मिथ होगा, तो एलिमिनेशन के थ्रू भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर आपको अभी तक का हमारा काम ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से हमारा थोड़ा मतलब अच्छा लगता है हमें भी, और मतलब हेल्प मिलती है, ऐसा लगता है कि हाँ आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है फिर से हिस्ट्री का। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट, यानी कि गौतम बुद्धा ने अपना जो पहला उपदेश है वो किस जगह दिया था, वो कहाँ पे दिया था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ, जो भी आपको जवाब लगता है। और ये जवाब आपको पता होना चाहिए। बुद्धा के जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चंस लगातार आते हैं, बुद्ध से जुड़े हुए क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं, तो बुद्धा के ऊपर तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ये मस्ट है। तो देखिए आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि बुद्धा के ऊपर क्वेश्चंस आते ही। तो बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया कहाँ था? तो अगर आपको किसी को भी मतलब अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन है और आंसर है सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ। आइए अगले हिस्ट्री के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन 33 कहता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? एक बार फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन, और अगर आपने पढ़ा है दोस्तों, अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप इसको जवाब दे पाएंगे कौन है इनमें से। तो अगर आप कोशिश करिए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है आपके जवाब के लिए, आप प्रयास करिए। जवाब आपके सामने फिलहाल है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है। पता नहीं क्यों कहा जाता है, जबकि नेपोलियन बहुत बाद में पैदा हुआ था। नेपोलियन को बोला जा सकता था समुद्रगुप्त ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड, व्हाटएवर जो भी वो कहना चाहें, पर नहीं, अंग्रेज़ों का काम है हम इंडियंस की उपलब्धि को भी अपने अपने नीचे दबा के रखने का। तो ये ऊट पटांग उनकी हरकतें हैं, आप उस पर ज़्यादा न दें, आप अपने आंसर राइटिंग, अपने आंसर प्रिपरेशन पे फोकस करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रूल, यानी हर्षवर्धन के समय पे
कौन सा जो हिंदी में देख लेते हैं, हर्षवर्धन के शासन के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया? अगर आपको जवाब याद है, अगेन हिस्ट्री भाई अच्छे से पढ़ो। ह्वेन सांग थे जो हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज ढाई दिन का झोपड़ा? ढाई दिन का झोपड़ा, अगर आपने मुगल वंश के टाइम को अच्छे से पढ़ा है, जो दिल्ली का जो शासन है, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत जो थी, अगर उसके बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ये आसानी से जवाब दे पाएंगे। वैसे ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, पहले मंदिर हुआ करता था, बाद में इसको मस्जिद बनाया गया। जैसे जैसे मुस्लिम जो भी आक्रमणकारी हैं वो भारत आए, तो फिर मतलब ये चीज़ें होती रहती थी। आइए आगे के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुके बाबरी एक किताब है, कहा सवाल है कि आप ये किस भाषा में लिखी गई थी। अभी हिस्ट्री का लगता है, देखिए कंटिन्यूड है थोड़ा सा, तो हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मुगल कालीन क्वेश्चंस हो गए, दिल्ली सल्तनत का जो समय पीरियड हो गया उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हो गए, अंग्रेज़ों से जुड़े हुए क्वेश्चंस तो बड़े रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपका है, एंशिएंट इंडिया से भी मेनी टाइम्स क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको मिला जुला के पढ़ना होगा, आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना होगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि पीटी में ना आए क्वेश्चन वो मेंस में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप फोकस करके पढ़िए, अधिक से अधिक हिस्ट्री हो उसको प्रॉपरली पूरा करिए। हिस्ट्री के बाद आता है बात पॉलिटी की आ जाती है, तो पॉलिटी भी आपको उतने ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, प्रिपरेशन आपका होना चाहिए, एग्जामिनी का नहीं। तो इन विच लैंग्वेज वॉज तुजुकी बाबरी रिटन? तो जवाब आपके सामने है, तुजुके बाबरी तुर्किश भाषा में लिखी गई थी। तो हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है अच्छे से एक बार फिर से, तो आपको ये भी जवाब पता होता। आइए हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। Who was the commander of राणा प्रताप आर्मी in बैटल ऑफ हल्दी घाट? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिडिवल इंडिया से ये क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। मिडिवल इंडिया का हिस्ट्री जो है वो एक बार फिर से आपको फोकस में रखना है, काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं बीपीएससी में। मॉडर्न इंडिया, मिडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, सबको आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, एक बार दो बार जितनी बार हो सके। क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो जवाब आप दीजिए नीचे, और यहाँ आपके सामने जवाब है, जवाब है हकीम सिंह जी। तो राणा प्रताप के जो सेनापति हैं वो हल्दी घाटी के युद्ध में कौन थे? हकीम सिंह। इस क्वेश्चन से आपको एक और जवाब मिलता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में एक पार्टिसिपेंट थे कौन? तो एक पार्टिसिपेंट खुद थे राणा सिंह जी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जवाब मिल सकता है। अगर आप ये आपके सामने कुछ अदर जो भी ये आपके सामने कुछ और हो गए पॉइंट्स, अगर आपको मतलब हेल्प चाहिए तो, जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी was battle fought of 18 जून, आर्मी ऑफ राणा एंड मेवार, आर्मी ऑफ राणा और मेवार के बीच ये युद्ध हुआ था। तो ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, 18 जून 1576 में ये युद्ध हुआ, और ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मुगल एम्पायर अकबर के बीच। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप याद करना चाहते हैं, याद रख सकते हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ें। एक बार मैं आपके सामने ये हिंदी में भी रख देता हूँ। ठीक है, तो हिंदी में भी आप इन पॉइंट्स को आप एक बार देख लीजिए, ज़रूर इन पे एक बार ध्यान रखिए। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी? यानी जो शिवाजी महाराज थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो एक बार फिर से मराठाओं की हिस्ट्री है, मिडिवल इंडिया में आ जाएगा, मॉडर्न इंडिया में आ जाएगा। अंग्रेज़ों के आने के बाद मराठाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं हम लोग। मॉडर्न इंडिया में अगर आपने अगर शिवाजी का पढ़ा है तो इसको आप जवाब दे पाएंगे कि कहाँ पे उनका राजधानी था। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, पर आपको कोशिश करना है कि आप हिस्ट्री वाला जो प्लीज़ चैप्टर है, अगर आप इसको जवाब दे नहीं पा रहे हैं तो हिस्ट्री आप ज़रा अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो जवाब आपके सामने है, जवाब है राजगढ़। ठीक है,
हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, अब अगर आपने अभी तक अपना देख लिया आपका हिस्ट्री में किस तरह का स्थिति है, क्या आपका जो भी एक्टिविटी है वो किस तरह का है, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 39 पे हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 में जो क्वेश्चन है वो है, विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। आइए इस प्रश्न को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन विच ईयर वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड। एक बार फिर से मॉडर्न इंडिया का ये पार्ट बन जाता है अंग्रेज़ों के आने के बाद। तो ज़रूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए हिस्ट्री, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री ही क्वालिफाई कराने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। हिस्ट्री पॉलिटी सब क्वालिफाई तो आप सबों को एक साथ लेके चलने पे ही करेंगे, बट हिस्ट्री एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जवाब होगा 1773 AD, यानी ये जो मॉडर्न टाइम्स है आफ्टर क्राइस्ट का टाइम, AD उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो 1773 AD में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857, यानी 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जवाब होगा कैनिंग। कैनिंग साहब हमारे गवर्नर जनरल थे। 1857 के जो युद्ध हुआ था, जो सिपोय म्यूटिनी हुआ था, उस दौरान लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के गवर्नर थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपना हिमालय रसखलन कहा था। आइए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज हिमालयन ब्लंडर। तो ये तो भाई जवाब पता होना चाहिए, काफ़ी फेमस इंसिडेंट भी है। और इसका जवाब है चौड़ी चौरा। इसके बाद उन्होंने इसको हिमालयन ब्लंडर के तौर पे रेफर किया था अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, तो हिस्ट्री देखिए किस तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी कमाल के तरीके से बना के आते हैं। तो यानी आप छोटा सा भी पॉइंट पढ़िएगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेनी अ टाइम्स गांधी जी ने क्या बोला नॉन कॉपरेशन को, ये आप मिस कर देते हैं और सिर्फ साल वगैरह ही याद करने में रह जाते हैं। पर एक छोटा छोटा पॉइंट क्वेश्चन किसी भी जगह से बनाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 42, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्वेश्चन हिंदी में भी आपके सामने है। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन। तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट भारत में काफ़ी ज़ोरों शोरों से स्टार्ट होता है। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी अ टाइम्स इस पे क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 43, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। आपके सामने ऑप्शंस है, श्रीमती एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का तो उस समय पैदा भी नहीं हुई होंगी, शायद नहीं हुई थी। तो आपको ऑप्शंस में से इस तरह से एलिमिनेट भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपना जवाब लेके आ सकते हैं। तो इसका जवाब होगा सरोजनी नायडू। वैसे ये रट्टा मार क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। हिस्ट्री अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा क्वेश्चन 44th क्वेश्चन, 1907 में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि मैडम कामा ने पहली बार 1907 में ट्राई कलर भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किस जगह फहराया था। आपसे ये क्वेश्चन आज नहीं कल किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो स्टटगार्ट एक जगह है और ये जो जगह है ये आपको मिलेगा जर्मनी में। तो ये जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है स्टटगार्ट, और यहाँ पे मैडम कामा ने पहली बार ट्राई कलर यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको 1907 में फहराया था। आज का जो आप मॉडर्न डे राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं, इसको हमने अपनाया था 1947 में। उसके पहले अलग था थोड़ा,
आप फोटो खोजिए, देखिए कैसा था वो। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 होगा। क्वेश्चन 45 ये रहा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक के तौर पे किसे जाना जाता है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका जवाब आसानी से दे देंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे कुमार गुप्त। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। बिहार के किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ? ये तो हर बिहारी को पता होगा, जो भी बच्चा पढ़ता है एकदम, और इससे क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको कोशिश करना है इन सभी क्वेश्चंस पे इन सभी क्वेश्चंस पे तो मार्क्स बिल्कुल ना गंवाएं। इन सभी क्वेश्चंस पे 100% मार्क्स आपको लेकर के आना ही आना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 47। हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका? ऐतिहासिक तौर पे ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका जवाब आपको पता होना ही चाहिए। ऐतिहासिक तौर पे ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की किताब लिखी थी। वैसे ये किताब आज उपलब्ध नहीं है, पर अलग अलग लोगों ने इस किताब से प्रेरणा लेके कुछ ना कुछ लिखा है। तो उन सभी जगहों से हमने जमा करके ये समझा है कि आखिरकार इंडिका में लिखा क्या गया था। ये किताब खो चुका है, दुख की बात है। भारतीय इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट बुक था, पर अब नहीं है, फिलहाल पूरे तौर पे ये बुक नहीं है। अगला क्वेश्चन, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी है, आप पटना साहिब जाते हैं घूमने वगैरह, तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपको एकदम बिहारी पटना वगैरह होने के नाते आपको पता होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922? जो गया का अधिवेशन हुआ था 1922 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है। ये इस पे सवाल भी आता है, कांग्रेस का ये वाला अधिवेशन, वो वाला अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इन सबों पे भी एक बार अच्छे से हो सके तो समय अपना दीजिएगा, अच्छे से हो सके तो उसको क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो 1922 जवाब है चित्तरंजन दास जी। तो ये जवाब आप वैसे भी याद रखिए, हिस्ट्री वाले जो भी मैं सारे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये आप रट्टा मार लीजिए, इसके अगल बगल के भी क्वेश्चंस पढ़िए, ये आपको एकदम याद होने चाहिए। क्वेश्चंस वगैरह आते ही रहेंगे, वैसे भी ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस यहाँ आपको इस साल में रिपीटेड भी मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? भारत के जो भी महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। बाय विच नेम इज जयप्रकाश नारायण नोन? तो जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के तौर पे जानते हैं। अगर आपको पता हो तो पटना का जो एयरपोर्ट है वो भी इन्हीं के नाम पे है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। तो इस तरह से थोड़ा बहुत तो इधर उधर से हिंट लेके आपको पता रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 51। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? देखिए हिस्ट्री से घूमते घूमते अब ज्योग्राफी पे आ गए। तो मल्टीपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस का सिनेरियो होता है, आपको सब कुछ लेके पढ़ना होगा। तो क्वेश्चन है, किस देश में सबसे बड़ी तट रेखा है? तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है और ये सब एक मेजर क्वेश्चन हो जाता है तो ये सब आपको वैसे भी पता होना चाहिए। सही जवाब है कनाडा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 52। दुनिया में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड इज, अगर आपका करंट अफेयर्स है अभी हाल फिलहाल में आप जो भी समाचार वाला पढ़ेंगे तो उसमें ये जवाब आपको मिल जाएगा। तो इस वक्त आपके सामने जवाब है, दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है चाइना। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 53। द पेनिन्स, द अप्लेशियंस, द अरावलीज किस चीज़ के एग्जाम्पल है? द पेनिन्स इन यूरोप, द अप्लेशियंस इन अमेरिका एंड द अरावलीज इन इंडिया, ये आपको किस चीज़ के एग्जाम्पल मिलेंगे? तो ये सब अगर आप ध्यान देंगे तो आप अरावली से सिर्फ इसका जवाब निकाल सकते हैं कि अरावली ओल्ड माउंटेन है, तो बाकी भी ओल्ड माउंटेन होना चाहिए।
तो जी हाँ, इसका जवाब ओल्ड माउंटेन ही होगा। तो अगर आपको एक आध भी याद है तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके या किसी न किसी तरीके से अपने जवाब को निकाल सकते हैं। तो आपको पढ़ना है और थोड़ा सा अपना दिमाग भी खुला रखना होगा, दिमाग का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज एग्जाम वगैरह निकालना बिना दिमाग के तो अभी संभव नहीं है। थोड़ा आइडिया, थोड़ा अपने ट्रिक्स वगैरह आपको यूज़ करने हों। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। इसमें रिवर्स हैं और उसके सिटी हैं, दोनों को आपको आपस में मैच कराना है। क्वेश्चन में है, सिटी के साइड में है रॉटरडैम, पेरिस, बुडापेस्ट, वॉशिंगटन। रिवर के साइड में है सीन, पोटोमैक, राइन, दानुबे। आपको ये क्वेश्चन हिंदी में भी अगर देखना है तो हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सिटी में रॉटरडैम, पेरिस, बुडापेस्ट, वॉशिंगटन। रिवर साइड यानी कि नदी के साइड है सीन, पोटोमैक, राइन और दानुबे। आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूँ। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। एक बार ऑप्शंस आप देख लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को वहीं रोक दीजिए और इसको आंसर को करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन के हिसाब से जो भी आंसर होगा आप प्लीज़ बताइए। मैं आपको फिलहाल जवाब बता देता हूँ। जवाब मैं आपको टिक करके बता देता हूँ। जवाब होगा ये वाला, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। आइए ये वाला क्या है वो देख लेते हैं। तो शहर रॉटरडैम और इसका जो रिवर हो जाएगा वो हो जाएगा राइन। पेरिस का हो जाएगा सीन, बुडापेस्ट का हो जाएगा दानुबे और वॉशिंगटन का हो जाएगा पोटोमैक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। आइए हम अगले क्वेश्चन 55 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन 55, ओके आंसर पहले से आपको दिख गया, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र कौन सा है? सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र कौन सा है? जवाब आपने पहले ही देख रखा है, बस आप क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। तो सबसे बड़ा धातु व्यापार केंद्र है, कौन सा है? नीचे ऑप्शन से बताइए, देख के तो बताइए। लंदन है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आपने देख ही लिया था, हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल? इनमें से जो रिवर सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये वाला आपको बताना है। एक साइड बे ऑफ बंगाल है इंडिया के और एक साइड अरेबियन सी है। तो ध्यान रखना है कि आप जो रिवर का नाम बताएंगे वो अरेबियन सी में ना जाके बे ऑफ बंगाल में जाना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हिंदी में भी इसको हिंदी में भी इसको आपको दिखा देते हैं। इनमें से कौन है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है महानदी, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन सी है लूनी, नर्मदा, ताप्ती। और ऑप्शन डी है ए एंड बी, यानी ए भी और बी भी। आप अगर ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत ठीक है तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं ए और बी दोनों होगा। तो आपके साथ ये भी खेल होगा जहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शंस को ठीक कर दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। अब तो बीपीएससी में जो 5वां ऑप्शन होता है वो और ज़्यादा कमाल का है, इनमें से एक या इनमें से कोई नहीं करके। तो इस तरह से काफ़ी अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी अजीब अजीब क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको भाई साहब हर तरह के क्वेश्चन के लिए खुद को तैयार रखना है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत में अलग अलग जगहों से ऑयल वगैरह निकाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तो हम विदेशों से ही लेके आते हैं। मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्रीज़ ज़्यादा कहना बेहतर होगा, अरब कंट्रीज से हम लेके आते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया का ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कौन सा है? बहुत ज़्यादा फेमस नाम है, दिग्बोई असम। दिग्बोई असम में अंग्रेज़ों के समय में ही ऑयल फील्ड खोज दिया गया था। तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी हो गया, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी भी हो गया। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको इजीली आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं होंगे, अगर आपने पढ़ रखा है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे। और आप कैसे पढ़ रखे होंगे? तो जो भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है उसको आप अच्छे से पढ़िए, जो भी हिस्ट्री है, जो भी ज्योग्राफी है, उस पर आप अच्छे से फोकस करिए। आपको सब ओवरऑल लेके चलना होगा, सब आपको ओवरऑल पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज भी हम क्वेश्चन नंबर 60 तक करेंगे, 57 पे आ चुके हैं, 58 है। इन इंडिया यारलुंग जांगपो रिवर इज नोन एज, भारत में यारलुंग जांगपो रिवर को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यारलुंग जांगपो रिवर को ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हिंदी में अगर आप देखना चाहें तो हिंदी में भी आपके सामने है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा भी ज्योग्राफी आपने ठीक से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली जवाब दे पाएंगे, मार्क्स आराम से आपको मिलेंगे। अगर आपको हमारा कोशिश अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ये अनोखा कंटेंट, बहुत अच्छे से ये कंटेंट लेकर आ रहे हैं।
आप भी इसको अप्रिशिएट करिए अपने सब्सक्रिप्शन और अपने लाइक्स के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 59। इसके पहले वाला होप सो हमने क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन 58 नहीं 58 रह गया था। भारत में नहीं हो गया ना। भारत में यारलुंग जांगपो रिवर को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, इनमें से कौन सा सबसे शुष्क क्षेत्र है? चलिए इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट रीजन। इन सभी में सबसे ड्राई कौन है? तो सबसे ड्राई, अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें वैज्ञानिक दिमाग होगा तो इसमें से आप ढूंढेंगे कि सबसे कोल्ड प्लेस कौन सा है, तो अब वो आपको मिल जाएगा लेह, और उसके हिसाब से भी आप जवाब कर देंगे। थोड़ा बहुत आप मतलब दिमाग लगाइएगा, इजीली आंसरेबल है, ठीक है। थोड़ा मतलब दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना चाहिए। स्कूल लेवल पे जो पढ़ाई किया है उसको अप्लाई करिए, ऐसा नहीं है कि एग्जाम से रट्टा मार है, थोड़ा दिमाग लगा के भी किया जा सकता है। फाइनली आज का आखिरी क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नॉट आइडेंटिफाइड एनी ट्राइबल कम्युनिटी। थोड़ा क्वेश्चन में गलती है, इसको अंग्रेजी में थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो प्रश्न है, निम्नलिखित इन राज्यों में से कौन आदिवासी समुदाय की पहचान नहीं करता है? जवाब है आपके सामने हरियाणा। हरियाणा में आदिवासी समूह किसी भी प्रकार का पाया नहीं जाता है, तो इसीलिए ये पहचान भी नहीं करता है। इसी के साथ हमारा आज का जो 30 क्वेश्चंस का जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा, किसी तरह से अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो अपने सब्सक्रिप्शन और अपने लाइक्स के द्वारा हमें अप्रिशिएट करें। हम जल्दी ही उस तरह प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो फिलहाल ये रिवीजन क्वेश्चंस हो जाए, उसके बाद हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्रिप्शन कर लें, और मतलब वो जो नोटिफिकेशन वाला बेल है उसमें ऑल जाके सिलेक्ट कर ले, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए आपको पता लग जाए। और पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिसमें पॉलिटी के ऊपर वीडियो है, हिस्ट्री में भी कुछ वीडियोस हैं, और धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे। पर तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।